राहुल गांधी कमजोर विपक्ष, इंडिया गठबंधन टूटते जा रहा है, लोगों से विश्वास हटते जा रहा है। आपके यात्रा करने से 4 राज्य में आप चुनाव हार। सड़कों का निर्माण हुआ, हाईवे बने, नितिन गडकरी का भाई एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है, किया है तो किया है। नौकरी नहीं मिल रही और देश के लोग देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, सो अलग यार गजब है यार। बच्चे को नौकरी उसकी बेबसी के बेस पे मिलती है, बच्चे को नौकरी उसकी कम गरीबी के बेस पे मिलती है। और बेबसी और गरीबी को स्किल से कंपेयर मत करो कि बच्चों को नौकरी मिल रही है, बड़े के लिए नौकरी नहीं है। तुमने बिल्कुल गलत बोला ना भाई। कि कांग्रेस के किए पापों को मोदी जी ने धोया है। योगी जी के राज में आप ये जाके देख लो। पहले सबसे पहले इंटर कॉलेज की तो मैं बात करूंगा। सबसे पहले विदेशी कंपनियों का कितना निवेश हुआ। नहीं हम बात रखेंगे, हम उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले उस डाटा पे जाके देखो निवेश कितना हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप ही ने शुरू की थी। अनएम्प्लॉयमेंट मैं मानता हूँ, मैंने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए। मैं उस पर भी जाऊंगा ना। आपने योगी जी से शुरू किया तो मैं योगी जी से ही ना। चलिए आप सबसे पहले जाके देखो कि सबसे ज्यादा निवेश किसने किया, किसके सरकार में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। फिल्म सिटी सेंटर खुला, 4 लाख करोड़, ये मैंने बोला हूँ, 34 लाख करोड़ अंकल जी बोल रहे हैं। चलिए, जब ये एम्प्लॉयमेंट, जब निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो बेरोजगारी दूर होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के इन्होंने पहले ही कहा कि वहाँ से कितने बच्चे MBBS कर लेते हैं। आप जाके ग्रेटर नोएडा में देखो, लॉयड कॉलेज, निम्स कॉलेज, वो MET कॉलेज, पता नहीं कितने सारे कॉलेज सरकारी कॉलेज है। हम बता रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी अधिग्रहण है ये। फी पता है आपको? MBBS करेंगे तो 5 लाख के आसपास। सर एक मध्यम परिवार का नहीं दे पाएगा। नहीं, कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। हम उसको कंडेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इतने सारे कॉलेजों को नहीं इतने सारे कॉलेजों को उन्होंने मौका दिया ना। ग्रेटर नोएडा, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, ठीक है। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ। मैं बिहार एजुकेशन लोन से मैंने 4 लाख का एजुकेशन लेके मैंने योगी जी के कॉलेज लॉयड से मैंने उत्तीर्ण किया B फार्मा का। मेरा सर्टिफिकेट AKTU से बन गया। AKTU को कंट्रोल करता है कौन? योगी गवर्नमेंट, योगी की एजुकेशन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं अगर उस पर अगर सरकार काम कर रही है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ, जवाब। अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेंट्रल के अधीन आती है, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के अधीन नहीं आती, सबसे पहली बात। योगी कहाँ से चला रहे हैं? दूसरी बात, संजय गांधी ने नोएडा, देखो भाई कैमरे में देख लो, ठीक है। नोएडा की स्थापना संजय गांधी, ठीक है। मैंने कहा था 70 के आसपास हुआ था, सुनो, मैंने कहा था 70 के आसपास हुआ था, ठीक है। 70 के दशक की बात है ये। 70 से 80 के बीच में हुआ, 76 में। ये मायावती है। अरे मैं स्टेट, भाई कोई भी क्षेत्र बनता है, ठीक है, उसका एक संगठित एरिया अलग होता है। जैसे झारखंड बना, ठीक है, जैसे तुम्हारा उत्तराखंड बना, वो सेंट्रल की पॉलिसी से अलग होता है। राज्य के पास अधिकार नहीं है कि अपने भूभाग को अलग कर दो या जिला घोषित कर दो। वो अपने यहाँ विधानसभा में पारित करने के बाद संसद में पारित करती है, उसके बाद होता है भाई साहब वो, ठीक है। तब बिना, जब केंद्र की बात हो रही है, 1976 में संजय गांधी की पॉलिसी थी, मायावती उस टाइम पर, ठीक है, मुख्यमंत्री में थी, पद में थी, ठीक है भाई, वो ठीक है, मायावती ने डेवलप किया। लेकिन भाई पॉलिसी की बात हो रही है, संजय गांधी, मैंने क्या गलत नाम लिया? चीखने लगे, चिल्लाने लगे। 70 की बात, मैंने 70 अप्रोक्स लगभग बोला था, मैंने 70 के आसपास बोला था मैंने, ठीक है, 70 के आसपास बोला था मैंने, ठीक है भाई। एक पॉइंट पकड़ने के बाद, ठीक है, 70 मैंने भाई 6 साल का अंतर कर दिया और ज़्यादा तो नहीं किया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो तुम तो 84 में ले जाने वाले थे, इंदिरा गांधी के हिसाब से। इंदिरा गांधी कब थी? ठीक है, अब सुनो भाई, तो गलत तो तुम भी थे, सही तो तुमने भी नहीं बोला तो। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, ठीक है, अभी इंटर कॉलेज ये गिना नहीं पाए, हॉस्पिटल ये गिना नहीं पाए। बात कर रहे थे तुम इंटर कॉलेज की, ये आगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छी बात है भाई, योगी सरकार में इन्वेस्टमेंट हुआ। यूपी भैया तीसरी इकोनॉमी बन गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के तौर पर। लेकिन इन्हें ये भी तो समझना है कि भैया महाराष्ट्र अपनी जो इकोनॉमी देता है, वहाँ से जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का सिर्फ 19% महाराष्ट्र को वापस करती है। लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है कि जितना रेवेन्यू सेंट्रल को मिलता है, उसका 3 गुना रेवेन्यू को वापस मिलता है यूपी को। यानी अगर 100 रुपये यूपी से आते हैं तो 300 रुपये केंद्र सरकार यूपी को देती है। महाराष्ट्र से 100 रुपये आते हैं तो 19 रुपये महाराष्ट्र को मिलते हैं। ये भी तो समझना पड़ेगा इन्हें भाई। यूपी तो इन्हें पता है, लेकिन डेवलपमेंट तो समझ लो। इकोनॉमिक्स नहीं समझते यार, तुम फार्मेसी वाले हो, ठीक है, तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं पता, तुम क्यों जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हो? तुम्हें भैया ज्योग्राफी नहीं पता, क्यों पॉल साइंस नहीं पता, क्यों जबरदस्ती है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मान रहा। तुम्हें पता है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें नेतागिरी करनी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही को सही बोलो, ठीक। जो गलत है वो गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, महंगाई है तो है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है तो है। गलत बात की मैं बात कर देना चाहता हूँ। महंगाई मोदी राज में नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे नहीं है, हम बताते हैं इसका रीजन भी कैसे है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं जब पहली बार डिबेट में आया तभी कहा कि जिस देश में भैया कहते हैं नेतागिरी, भैया से अच्छा नेतागिरी कोई नहीं करता है। इन्होंने कहा संविधान की मुझे कमी है। अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे संविधान कैसे नहीं पता होगा? मुझे संविधान के 6 मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन करेंगे।
अरे ये क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई। मैं बेरोजगारी, अरे रुको, बेरोजगारी पे मैं बात कर, अरे रुको, जिस देश में बाल मजदूरी पे कानून बनता हो, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ बच्चा काम करते हुए पकड़ा जाए, आप उसे पकड़ के जेल भिजवा सकते हो, उसके गार्जियन को, उसके ऑनर को। क्यों? क्यों भैया, आप बताओ ना, हमें क्यों? हाँ, भैया से पूछो क्यों, अब भैया से पूछो ना क्यों। क्या पूछ रहे हैं? बाल मजदूरी करे तो जेल भिजवा सकते हो। अच्छा, बाल मजदूरी करना सही है? नहीं, मैं सही है, तुम सही मानते हो बाल मजदूरी? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो, बेसिक बात है, तुम बेसिक बात पूछ रहे हो। जिस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, जिस बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, जिस बच्चे को चौतरफा विकास की जरूरत है, जिस बच्चे को स्कूल की जरूरत है, ठीक है, उसको तुम मजदूरी पे लगाओगे, सही है? गलत है ना? है तो भाई तुम बाल मजदूरी को कह रहे हो जहां बच्चे को नौकरी मिल जाती है। बच्चे को नौकरी स्किल के बेस पे नहीं मिलती है, बच्चे को नौकरी उसकी बेबसी के बेस पे मिलती है, बच्चे को नौकरी उसकी कम गरीबी के बेस पे मिलती है। और बेबसी और गरीबी को स्किल से कंपेयर मत करो कि बच्चों को नौकरी मिलने, बड़े के लिए नौकरी नहीं है। तुमने बिल्कुल गलत बोला ना भाई। सुनो, इन्होंने कहा, अरे बजा लो, पहले ताली बजाओ। इन्होंने कहा बच्चों को बेबसी पे नौकरी मिलती है, स्किल पे नहीं मिलती है। तो यही तो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहा है कि स्किल का डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलप होगा तो बच्चों को में जो ये बाल मजदूरी है वो खत्म होगी। और मैं कहता हूँ कि भारत ऐसा देश है जहाँ बाल मजदूरी पे कानून है, तो जहाँ बच्चों को मजदूरी मिल जाती है, वहाँ बुजुर्गों को कैसे नहीं मिलेगा, युवाओं को कैसे नहीं मिलेगा। और भैया के अनुसार ही स्किल का डेवलपमेंट होगा तो युवाओं को भी, यूथ को भी रोजगार मिलेगा। और बेरोजगारी कहाँ है? महंगाई भैया नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में आप पीछे देख लो, आप जिस जगह पे खड़े हो, ये मार्केटिंग हब है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होता तो घर के लोग खाने पे ज़्यादा ध्यान देते, पहनने पे नहीं देते, क्योंकि अड़ता ही नहीं ना पैसा, महंगाई इतना था। लेकिन लोग के पास आज सेविंग इतना ज़्यादा है और अपने सोर्स से बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि महंगाई है ही नहीं। लोग अपने खाली समय परचेजिंग में, हाँ, ये कहना चाह रहे मोदी राज में कोई महंगाई नहीं है। भाई जो ये कह रहा है उससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पूछो क्यों? क्योंकि देश, पूरी दुनिया बता रही है हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ है और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ गिर रही है। ठीक है, ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात तो कर रहे हैं कि दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन इनको ये भी तो समझना है कि पूरे देश का पैसा, ठीक है, देश में कुल 95 लोगों के पास है, देश की 60% इकोनॉमी का पैसा, और 40% में 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है भाई, महंगाई तुम समझो, ये कह रहे हैं कि भैया स्किल नहीं है युवा के अंदर। भाई युवा में भर भर के स्किल है। रोजगार का विषय क्या समझते हैं? किसे नौकरी कहते हैं? अरे बच्चे में स्किल नहीं है भाई, युवा की बात कर रहे हैं। नौकरी युवा को चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए। 10 साल के बच्चे में स्किल थोड़ी आएगी, यू नौकरी चाहिए भैया। 18-20 साल का हो गया, उसको स्किल उसके अंदर है। दूसरी बात ये कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, लोग ले नहीं पा रहे, भाई ये भी झूठ है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। जब मोदी जी की औकात और कैपेसिटी नहीं है 2 करोड़ रोजगार देने की, तो कहा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, कह दिया तो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे कि नहीं दे सकता? ठीक, फिर अगर 2 करोड़ नहीं दे सकते तुम यार 20 लाख ही दे दो, 2 लाख ही दे दो ना। ठीक, दे क्यों नहीं रहे भाई? रोजगार से मुराद समझ लो, किसी भी व्यक्ति को रोजगार क्या कहते हो तुम? जब कोई व्यक्ति रोजगार से अपनी जीवनी सही तरीके से पूरी करने के बाद अपनी इनकम का 30% सेव करने के कैपेबल होता है, उसको रोजगार कहते हैं। ठीक, रोज कमाने रोज खाने वाला जो है रोजगार तो है, मगर वो सफिशिएंट रोजगार की कैटेगरी में नहीं आता। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आजीविका सही तरीके से कमा ले। सरकार लोगों को आजीविका कमाने के साधन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सही अर्थव्यवस्था होती है। भाई मजदूरी कमाना खाना यार, तुम नहीं कमाओगे भीख मांग के खा लोगे। गुरुद्वारे में खाते हैं कितने लोग, तो इसका क्या मतलब सरकार खिला रही है क्या? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 60 करोड़ युवा हैं। 60 करोड़ का 10% लोगों को तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो पिछले 10 साल में नहीं मिली है। भाई वही सवाल है। तो यार तुम कह रहे हो इसके नौकरी तो नौकरी नहीं मिल रही, और देश के लोग देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे, सो अलग। यार गजब है यार। पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, ठीक है, सरसों तेल के रेट नहीं बढ़े, क्या बाकी चीज़ों के रेट ही नहीं बढ़े। मनी इन्फ्लेशन मैंने पहले ही बताया था, 2014 के 1 लाख रुपए 2024 में 4.5 लाख रुपए की वैल्यू रखते हैं। ठीक, लेकिन 2024 के जो 1 लाख रुपए हैं वो 2014 के 1 लाख रुपए के बराबर भी वैल्यू नहीं रख रहे, 70,000 रुपए के बराबर हो गए। तो ये हुई वैल्यू गिरी, मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में। लोगों को गुमराह कर दिया। इन्होंने कहा कि आपके आमदनी का 20% अगर आप सेविंग करते हैं तो वो क्या है? वो आपका इनकम है। आपने कहा ना वो 20% आपका सेविंग होना चाहिए। आपने कहा ना ये अर्थव्यवस्था के अनुसार, इकोनॉमी के अनुसार बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के किए पापों को मोदी जी ने धोया है। मैं बताता हूँ, मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक कार्ड लागू किया, स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत आप 5 लाख तक का आप जाके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
अरे हम बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, आप हमसे पूछिएगा भाई। भैया डाटा, भैया और सुनिए भैया, डाटा से बात करना, अभी डाटा पेट्रोल देखिए। पेट्रोल का जो रेट तय होता है भैया से पूछिए, वो वैट एक होता है टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो मैं कहता हूँ अगर पेट्रोल की दरें आपको बहुत ज़्यादा लग रही है और इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार कहा गया है अर्थव्यवस्था में कि जो राज्य का पेट्रोल का दाम होता है वो तय होता है, तो मैं कहता हूँ कि अगर वैट स्टेट और सेंट्रल दोनों बढ़ा रहे हैं तो आप एक काम करो, बंगाल में किसकी सरकार है, भैया बोल लेने देना, बेंगलुरु में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार, तो जहाँ जहाँ भाजपा गैर शासित प्रदेश है वहाँ वैट टैक्स खत्म कर दीजिए। 25% का वैट टैक्स है, पेट्रोल का दर कम हो जाएगा। जब दर कम हो जाएगा तो हम मान जाएंगे। तो एक बात बताऊं, 2014 में कच्चे तेल की प्राइस जो था वो $110 था प्रति बैरल 110, और अभी जो है 2023-24 की डेटा है $84 प्रति बैरल है। और 2014 में जो टैक्स जाता था ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपये लेती थी। आज के टाइम पे जो पेट्रोल पे टैक्स ले रही है ना गवर्नमेंट, 33 रुपये ले रही है, 33 रुपये। देखिए बात 33 रुपये ले रही है, मैंने कहा ना स्टेट गवर्नमेंट पे भी, आप मोदी जी पे कहा दिया, उन्होंने 33% ले रहा है। भैया एक मिनट, 33 रुपया ले रहा है, मैं स्टेट वेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट वेट जो है वो भी उतने के ही हकदार होते हैं, तो वहाँ वो कम कर दें भाई, जिम्मेदारी तो सबकी ना बनती है। क्या बोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल रहे थे, लो दोबारा देखो कैमरे पे भाई साहब, ठीक है। 2013-14 के अंदर जो थी, ठीक है, 14 में 7.98% थी, ठीक है भाई साहब। और ये देख लो 2023 में 10.8% अब तक की हाईएस्ट थी, यानी 11 के आसपास। कहाँ 8 के आसपास, कहाँ 11 के आसपास, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी सरकार में जाता है ये समझ लो, ठीक है भाई। जबरदस्ती यार गलत ज्ञान मत दो, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम समर्थक हो किसी भी सरकार के समर्थक हो, लेकिन सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, ठीक है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इस गवर्नमेंट में ज़्यादा है तो ज़्यादा है भाई। और रही बात पेट्रोल की कीमत पर जो टैक्स है, यकीनन इस गवर्नमेंट में ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा लगता है। डेवलपमेंट के मामले में भी कहा जाएगा भाई, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पिछली सरकारों से ज़्यादा हुआ तो हुआ है, ठीक भाई। जो इसने सही किया उसको सही बोलो, जो इसने गलत किया गलत बोलो, ठीक है। सड़कों का निर्माण हुआ, हाईवे बने, नितिन गडकरी का भाई एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है, किया है तो किया है। लेकिन पेट्रोल के रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है तो ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है तो ज़्यादा है। इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाएगा। मोदी जी 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, कोई भी जवाबदेही नहीं दी है तो गलत है तो गलत है। पीएम केयर फंड का घोटाला, मोदी जी ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है, बार बार मैं बोलता हूँ, जब भी कोई विपदा आती है, परेशानी आती है, डिजास्टर आती है, बीमारी आती है, इसके लिए देश में एक फंड होता है, इमरजेंसी फंड है वो, राष्ट्रीय राहत आपदा कोष, ठीक। कि कुछ भी ऐसी स्थिति आएगी हम उससे पैसा निकाल के देश पे खर्च कर देंगे, ठीक। इसके बावजूद मोदी जी ने कोरोना आया तो एक फंड बना लिया जिसका नाम था पीएम केयर फंड, और पूरे देश से अपील करी कि पैसा दो। पूरे देश के लोगों ने पैसा भी दिया, 10 रुपये 20 रुपये, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी 100 रुपये दिए थे उसमें, ठीक। मेरे दोस्त ने भी दिए थे, ठीक। इसी तरीके से कई लोगों ने दिए थे। 130 करोड़ आबादी थी, मैं कह रहा हूँ इस देश ने 1-1 करोड़ भी दिया होगा तो 130 करोड़, 1-1 रुपये भी दिया होगा तो 130 करोड़ हो गया, ठीक। कुमार विश्वास जैसे लोगों ने दिया लाखों रुपए में, भाई बड़े बड़े उद्योगपति ने लाखों में दिया, ठीक है। मोदी जी ने मांगा, देश की भलाई के लिए मांगा, देश पे खर्च करने के लिए मांगा, कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, विपदा में माना, ठीक है। लेकिन जब मोदी जी से पूछा जा रहा है कि जो हमने फंड दिया वो तुमने कहाँ खर्च किया, उस पैसे को कहाँ लगाया, तो वक्त कहते हैं वैक्सीन क्या फ्री में बटी दे रहे, हम भी तो वही पूछ रहे हैं, वैक्सीन में लगा तो भी तो हिसाब चाहिए ना, ठीक। अगर तुमने खर्च किया तो हिसाब दे दो कि भैया 130 करोड़ में 20 करोड़ वैक्सीन में लग गए, 90 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। भाई उस फंड का क्या हुआ, क्या गोलमोल किया मोदी सरकार ने, कहाँ गया वो पैसा, आज तक पता नहीं। इसे कहते हैं करप्शन। लोग कहते हैं करप्शन फ्री सरकार है, सबसे ज़्यादा करप्शन है और तुम सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। तो भैया वो कहाँ गया पैसा, उसका जवाब। इनकी एक बात सुन लो यार, बस क्या बोल। देखो इस देश के अंदर 12% ये देश की मलाई खा रहे हैं, ठीक है। 12% जो बचे हुए हैं उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, ठीक है। और दूसरा 80% को राशन फ्री का दे के उसको मतलब अपाहिज बना दिया गया है। ये बताइए, मैं मेरी बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, हैं? ये 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? ना युवा परेशान, ठीक है, और किसान परेशान, यहाँ देश का खिलाड़ी परेशान। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं बर्बाद होने के लिए जुआ शराब की जरूरत नहीं है। आप बर्बाद होने के लिए बीजेपी को भी वोट दे सकते हो। क्या बोलेंगे? अरे जवाब तो सुन के जाइए, अरे भाग क्यों रहे हैं, जवाब सुन के। बोलिए। किसानों को सम्मान की बात की, किसान सम्मान निधि किसके सरकार में आया, किसके सरकार में आया? भाजपा के सरकार में आया। किसान सम्मान निधि भाजपा के सरकार में आया, और प्रतिवर्ष भारत के जो किसान है उस सम्मान निधि का प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने जब बात की, हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि राशन दे के उन्होंने लंगड़ा बना दिया। आपको पता है सबसे निचले स्तर के लोग, वही गरीबी की बात हो रही थी ना, पोवर्टी की, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे?
उन्हीं को तो दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। वो करके भाग गए, बात सुननी थी तो नहीं, ठीक है भैया। राशन किसको दे रहे हैं? भाजपा वालों को तो नहीं दे रहे हैं, भाजपा के मंत्री को तो नहीं दे रहे हैं, विधायक को तो नहीं दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको दे रहे हैं। अब तो नया नियम भी ला दिया है कि भाई जिनके पास कार होगा, बाइक होगा, उनको राशन नहीं मिलेगा। आप योग्य हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आप उसके अगर अनयोग्य हैं, मतलब आप गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, मतलब किसी के द्वारा पोषित हैं, तो आपको राशन मिलेगा। तो ये एक तरह से हेल्पिंग नेचर है कि उसको मतलब वो क्या की डी प्रमोट किया ना, वो उन्होंने चलिए, आखिरी सवाल करूंगा, टाइम भी हो रहा है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहें, किस मुद्दे पर वोट करें, कौन सा मुद्दा है प्रभाव? भैया 2024 में सरकार को देखने की बहुत तरह की बातें हैं। सबसे पहले तरीका है विपक्ष। पहला चीज मैं एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं एक नागरिक के तौर पे बोल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी कमजोर विपक्ष, इंडिया गठबंधन टूटते जा रहा है, लोगों से विश्वास हटते जा रहा है। आपके यात्रा करने से 4 राज्य में आप चुनाव हार, तो हम कैसे मान लें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? दूसरा, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। तीसरा, जो अरविंद केजरीवाल जिसको प्रमोट कर रहे थे, वो चोरी से भागते जा रहा है, हमेशा समन जारी किया जा रहा है, भागते जा रहा है। अब बता दो आप कि बचा कौन? मोदी जी। मुद्दा क्या है इस बार भैया? इस मुद्दे पर मोदी जी को लाए। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी इस बार की जो मुद्दा है वो स्किल डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कहा। डिजिटल इंडिया मैंने पहले ही कहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पहले ही कहा। G20 से हुए जो हमारे देश के विकास है, ये सब मुद्दे हैं। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा, 370 बहुत बड़ा। अभी ये देखिए, आज 8 तारीख को मंदिर में वोट करेंगे आप? मंदिर में वोट करेंगे आप? मंदिर की लड़ाई है जो 35 सालों से 500 वर्षों से लड़ी गई है। तो लोगों के अंदर एक दर्द थी, एक पीड़ा थी। अगर वो चीज़ बाहर निकल के आई है, कई लोगों ने तो मैंने सुना कि वो अन्न त्याग दिए थे, पानी, जल और फल पे थे। तो अगर वैसे लोगों का अगर आस्था रहा है, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को इसका लाभ मिलेगा। इसका